हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम राइटिंग स्किल्स का जो हमारा सीरीज़ है उसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि एग्जामिनर जो है किस माइंडसेट से मार्किंग करता है, किस माइंडसेट से आपके नोटबुक को, आंसर शीट को चेक करता है। ये जो आज टॉपिक हम ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये आपके दिमाग में रहेगा कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है कॉपी चेक करते समय, तो आप फिर वो उस आंसर शीट में उस तरीके की गलती नहीं करेंगे, या फिर आप पहले से ही अवेयर रहेंगे, आपको पहले से ही पता होगा कि यार इस गलती पे मार्क्स कटते हैं। तो आज हम इस पॉइंट में, इस लेक्चर में, इस टॉपिक में उन सभी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो नंबर कटने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या एग्जामिनर स्टूडेंट से किस तरीके की आंसर राइटिंग चाहता है, या आंसर राइटिंग जो है स्टूडेंट क्या क्या पॉइंट्स को शामिल करना कंपलसरी है। ठीक है, तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर जो है, हम बहुत ध्यान से समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बारीक बात है। एग्जामिनर आपका, हमारा किसी का दुश्मन नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि अब कॉपी आ गई मैं इनके नंबर काटूंगा। वो नंबर काटने के लिए नहीं बैठा, वो नंबर देने के लिए बैठा है। बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि उसके पास कॉपीज़ इतनी सारी हैं, वो उस उम्र के पड़ाव में है कि उसको अब फटाफट काम निपटाना है, या उन कॉपीज़ में वो जितना टाइम देना चाहिए उसको पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं देता। आप बताइए, जब आपने बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक की थी तो एक स्टूडेंट को कॉपी चेक करने में आप कितना टाइम देते हो और किस तरीके से आप कॉपी चेक करते हो? सबसे पहले ढूंढते होंगे डायग्राम का है, सबसे पहले देखते होंगे क्लीन लिखा कि नहीं लिखा, स्टेप्स है कि नहीं, बड़ा है कि छोटा है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वैसे ही एग्जामिनर के पास ये मान लो जी 500, 400, 200, 300 कॉपी तो जाती हैं, और हर एक कॉपी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मिनट देता होगा, और कम से कम 2 मिनट। यदि अच्छी कॉपी है, यदि किसी स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी है कि वो अपने आंसर को पढ़ने के लिए एग्जामिनर को मजबूर कर सकता है, तो 6 मिनट 5 मिनट तक कॉपी चेक हो सकती है। यदि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल सिंपल आंसर्स लिखे हैं, टाइम पास करने के लिए आंसर्स लिखे हैं, गलत लिखे हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, तो वो पहले ही 20 से 30 सेकेंड में समझ जाता है कि कॉपी में कुछ नहीं है। तो एक बात ये कन्फर्म है कि मार्किंग कॉपी में कितनी होगी ये स्टार्टिंग के 20 से 30 सेकंड ही बता देते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो उसी पैटर्न को फॉलो करते करते मार्किंग करता रहता है। इस बात से हम ये समझाना चाहते हैं कि आपको खुद जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि एग्जामिनर साहब आप हमारे आंसर को पढ़िए, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तो गंदा दिखते ही फिर मार्किंग फालतू करना चालू कर देता है, मार्किंग काटना चालू कर देता है। उसको बहुत सारी, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है वो खुद एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि स्टूडेंट जब इतनी काटाफासी कर रहा है इसका मतलब उसका माइंड स्टेबल है ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है ही नहीं। उसको नहीं पता क्या? मान लीजिए कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले लिख दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो एजम्पशंस हैं वो बाद में लिखे, तो वो ये नहीं जानेगा कि यार इसको पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या है। कई सारे स्टूडेंट देखे पूरे आंसर को अंडरलाइन कर देते हैं, इसका मतलब उसको इंपॉर्टेंट क्या है और कमज़ोर पार्ट क्या है उसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कई सारे स्टूडेंट हर जगह बॉक्स बना रहे हैं। तो कहने का मतलब आंसर कैसा दिखेगा, इस बात पे भी जो मार्किंग है वो डिपेंड करती है। और कैसा दिखेगा, दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन मतलब 20 से 30 सेकेंड। नो डाउट हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग में कॉन्सेप्ट जितने पावरफुल हैं उतने ही पावरफुल आपकी राइटिंग है। हालांकि हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको इन लेक्चर्स जैसे ही सीरीज को खत्म करोगे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, अरे यार इतना सा काम था क्या, हम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। भाई गलती अनजाने में होती है कि मेरे को बताया नहीं एग्जामिनर कॉपी चेक कैसे करता है, मेरे को ये बताया नहीं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इसलिए मैंने कर दी। अब हम सारी गलतियाँ बता देंगे तो गलती में होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रोल प्ले करता है। ये तो नंबर दिलवाता ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नंबर दिलवा देता है। ठीक है, तो एग्जामिनर 2 चीज़ें ध्यान रखो। पहला, स्टार्टिंग के 20 से 30 सेकंड में वो कॉपी को डिसाइड कर लेगा। हालांकि एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, मान लीजिए पहला आंसर बहुत अच्छा नहीं हो पाया, दूसरा तीसरा आंसर आप अच्छा लिख सकते हो, वो बात अलग है। हो सकता है एग्जामिनर उसमें भी ध्यान दे, वो देता भी है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाता है कि 20 से 30 सेकंड में उसको कॉपी का लेवल पता लग जाता है। दूसरी बात, कॉपी चेक करने के लिए टाइम उसके पास कम रहता है, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस तरीके से आंसर राइटिंग करें कि वो हमको अच्छा दिखे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा दिखने का मतलब क्या है? अच्छा दिखने का मतलब है कि पूरा आंसर एक डब्बे में बंद ना हो। ऐसा नहीं हो कि साहब पता ही नहीं चल रहा है उसमें
कहाँ डेरिवेशन, कहाँ इंट्रोडक्शन, कहाँ रिजल्ट आ रहा है, बस वो ढूंढना पड़ रहा है। एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ रही है। जिस आंसर को पढ़ने में एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ेगी, तय समझ लो नंबर नहीं मिलेंगे। तो राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है कि आंसर को इस तरीके से लिखना कि आंसर का हर एक पॉइंट विजिबल हो, हर एक पॉइंट एग्जामिनर को स्पष्ट दिख जाए कि सर मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है, मैंने ये एजम्पशंस लिए हैं इस डेरिवेशन से रिलेटेड, मैंने यहाँ डेरिवेशन किया है सर, ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और भी यदि कोई इंपॉर्टेंट बात आती है तो वो भी मैंने लिखी है। तो उसको पता लगना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ऐसा ना हो कि अब लिख के बहुत सारा आ जाए और उसको पता ही नहीं चल पाए, क्योंकि वो ढूंढने नहीं बैठेगा। वो तुम्हारा और हमारा रिश्तेदार नहीं है, उसको किसी से लगाव नहीं है। जो स्टूडेंट अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा है तो वो क्या पढ़ा पाएगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक प्लानिंग होती है। आपने करी होगी ना बीएड वगैरह में प्लानिंग, तो वैसे ही आंसर राइटिंग करते समय प्लानिंग होती है, जिसको फॉलो करके आप अच्छे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर प्रेजेंटिंग आपके मार्क्स को एनहेंस करेगी, आंसर प्रेजेंटिंग आपके मार्क्स को बढ़ाएगी, और एग्जामिनर सबसे पहले वही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्जामिनर क्या देखकर खुश होता है, उसको क्या चाहिए किसी भी अच्छे आंसर में। तो पहला पॉइंट जो है वो है प्रॉपर हेडिंग। अक्सर यूं होता है कि मतलब हम किसी क्वेश्चन को देखें और फिर धुआंधार लिखना चालू कर दिए। हमने इंट्रोडक्शन भी लिखा लेकिन हेडिंग नहीं डाली, हमने डेरिवेशन भी लिखा लेकिन इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद चालू कर दिया। हम उसमें गैप ही नहीं करके आए, हम उसमें डिवीजन नहीं करके आए कि ये डेरिवेशन था, ये इंट्रोडक्शन था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आई, वही बीच में लिख दी। हमने डायग्राम की जगह जो है सही डिसाइड नहीं की, कंक्लूजन पे हम बॉक्स नहीं लगा के आए। तो कहने का मतलब हेडिंग जो है ये आपके लिखे हुए आंसर को एग्जामिनर को पढ़ने में मदद करता है। जैसे उसने आंसर देखा और पहली हेडिंग उसको दिख गई इंट्रोडक्शन, इसका मतलब यहाँ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के बारे में लिखा है। उसके बाद उसको दिख गया दैट इज द डेरिवेशन या कैलकुलेशन न्यूमेरिकल है, तो उसका मतलब यहाँ से घटना चालू हो रही है। गिवन मतलब ये इसने लिखा है कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है। आपने लिखा फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल एप्लीकेशन या भौतिक महत्व, इसका मतलब यहाँ जानता है स्टूडेंट कि इसका डेली रूटीन में या इस फॉर्मूले का अपन किस तरीके से आगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा आपने फाइनल रिजल्ट, अब आप कैलकुलेशन करके आ गए, ना तो आपने कुछ मार्किंग की, ना कुछ वहाँ पे अंडरलाइन की, ना आपने हेडिंग्स दी, तो इसका मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपकी पहली प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर क्या होनी चाहिए कि आप जब भी आंसर राइटिंग करें हेडिंग करें। अब एक बात और इसमें ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, ये पहचान लेना। कभी कभार होता यूँ है कि लालच जॉब लेने का होता है, बट इतना चरम पे पहुंच जाता है कि हम एक आंसर में हेडिंगों की संख्या बहुत बढ़ा देते हैं। अच्छा ये भी हेडिंग, ये लो सर, एक हेडिंग और लो सर, एक हेडिंग और लो सर, तो एक आंसर में 10 हेडिंग दे दी, 15 हेडिंग दे दी, तो नंबर 15 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर है, हेडिंग रखो। यदि डेरिवेशन क्वेश्चन है तो 5 से 6 हेडिंग्स बहुत है, यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो भी 5 से 6 हेडिंग बहुत है, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में तो और भी 4 से 5 या 3 से 4 हेडिंग बनती है, क्योंकि इसमें एजम्पशंस वगैरह नहीं आते। इसमें डायग्राम्स न्यूमेरिकल में बनाने की जो संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। इसलिए हेडिंग्स, आप डायग्राम बना रहे हो तो भी वहां लेबल करो और हेडिंग डालो डायग्राम, चित्र, तो पता चलेगा अच्छा ये डायग्राम है। हालांकि एग्जामिनर आप कहेंगे सर एग्जामिनर इतना बच्चा थोड़ी है उसको सब बताना पड़ेगा। नौकरी किसको चाहिए? आपको चाहिए। एग्जामिनर के पास क्या है, टाइम की कमी, वो नहीं देखना चाहता। उसको तुम बताओ मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। अब सोचो आपने 6 पोर्शन में आंसर लिखा है, सोचो, और एक स्टूडेंट ने पूरा एक पोर्शन में आंसर लिखा है, तो स्टूडेंट पहले इसको पढ़ेगा, उसके जहन में आ जाएगा कि लिखा सही है, इसका मतलब इसमें मार्किंग होगी। फिर उसने ये पढ़ा, अच्छा ये भी सही है, इसका मतलब इसमें मार्किंग होगी। उसने पढ़ा कि ये लिखा, इसमें भी मार्किंग होगी, इसमें मार्किंग होगी, इसमें मार्किंग होगी, तो वो कहेगा कि यार इसने कितना सारा लिखा हुआ है, और हर एक पार्ट में मार्किंग को डिवाइड करके देगा। लेकिन आपने जब एक ही बार में लिख दिया तो 4 में से 1.5 नंबर टिका देगा कि ठीक है चलो लिखा तो है, कोई बात नहीं ले जाओ, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसको खुद को जल्दी है और आपको इतनी जल्दी है कि आप वहाँ डिवाइड ही नहीं कर पाए। तो हेडिंग्स लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डायग्राम। डायग्राम क्या काम करता है? डायग्राम काम करता है कि दुनिया के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, दुनिया के जितने भी एक्सपेरिमेंट की थ्योरी है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है, उनको इजी वे में एक्सप्लेन करना। यदि किसी स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया है, कभी कभार तो ज़बरदस्ती डायग्राम बनाना ठीक रहता है अक्सर। जैसे अब फॉर एग्जांपल, हालांकि इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में किसी ने रिलेशन पूछ लिया, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ द वेलोसिटी? डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, वेलोसिटी डेफिनेशन, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन डेफिनेशन, वेलोसिटी, सॉरी डेफिनेशन, डेरिवेशन और एग्जाम्पल।
अब सोचो किसी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो वेलोसिटी है और ये जो एक्सेलरेशन है, इनमें एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है सर? सर ये रिलेशन होता है यदि, एक सेकेंड, यदि सर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें टी के रेस्पेक्ट में एक्स का, तो ये मिल जाएगा। इसका फिर वापस डिफरेंशिएशन कर दें, ये मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख भी दो डिफरेंशिएशन, यहाँ लिख दिया। किसी ने कहा कि सर इसका मैं यदि इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूँ। अब ये जो एक छोटा सा डायग्राम है, इट्स बेसिकली डायग्राम नहीं है, बट ये जो आपने आर्ट की है, कलाकारी की है, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। तो किसी भी एक्सप्लेनेशन को समझाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो डायग्राम है। केवल डायग्राम नहीं है, बट डायग्राम होगा तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं, हाफ ईयरली की कॉपी चेक कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट की कॉपी चेक कर रहे हैं, और फिजिक्स का मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन आ गया, या विखंडन जो होता है फिजन, उसका क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर विखंडन के बारे में बताइए। किसी ने यूरेनियम का जो विखंडन उसका डायग्राम नहीं बनाया, कितने नंबर दोगे आप उसको? और जैसे ही आपने डायग्राम देखा, आप थ्योरी को बहुत कम पढ़ोगे, डायग्राम देख के नंबर दे दोगे। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, गलत डायग्राम नहीं बनाना। एक बात और इसमें ड्रॉबैक के तौर पे सुन लो, अच्छी बात भी और बुरी भी। डायग्राम नहीं आता हो, मतलब एक्स्ट्रा डायग्राम बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है डायग्राम की, ग्राफ की आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ग्राफ के बारे में आपको ज़्यादा समझ नहीं है, गलत ग्राफ मत बनाना। गलत ग्राफ बनाते ही पूरे आंसर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये जो हेडिंग्स डालते हैं ना, उससे एक फ़ायदा और होता है। हेडिंग डालने से ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपका रिजल्ट गलत आया तो मार्किंग यहीं कटती है, इसमें मिलती है। हेडिंग नहीं लिखोगे तो यदि रिजल्ट गलत आया तो पूरा गलत माना जाएगा। हेडिंग लिखने से क्या होता है कि वो इंडिविजुअल हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को पढ़ रहा है, तो उसको ये पता लग रहता है ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ओके डन, ये गलत है, तो 3 में मार्किंग हो जाएगी। डायग्राम आपकी ड्रॉबैक क्या है? डायग्राम में गलत नहीं बनाना। मतलब ठीक है, आप आर्ट ना करें, गलत और कलाकारी में फ़र्क होता है। हम कलाकारी की बात नहीं कर रहे। आप वहाँ एक ड्राइंग मास्टर मत बनना, वहाँ आप कलाकारी मत करना कि सर पेंसिल को ऐसे पकड़ के ऐसे ड्राइंग चल रही है। नहीं, एग्जामिनर को पेंटर नहीं चाहिए, कलाकार नहीं चाहिए। एग्जामिनर को फिजिक्स समझने वाला या कॉन्सेप्ट को लर्निंग रखने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आप डायग्राम में कलाकारी ना रखें, लेकिन डायग्राम में जो भी चीज़ है उनको मेंशन करें। व्हाट इज़ द ए, व्हाट इज़ द वी, व्हाट इज़ द एस, लेबल करें। रे डायग्राम है तो उस पर एरो लगाएं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, लेबल्ड करना है, बिना लेबल के डायग्राम के नहीं कटेगा। तो यदि किसी ने लेबल वाला डायग्राम लिखा है, लेबल्स का मतलब सारी चीज़ों को मेंशन किया है, तो उसके नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एग्जामिनर खुश होता है 2 चीज़ों को देख के, एक तो डिवीज हेडिंग्स में बटा हुआ हो और एक डायग्राम हो। एक होता है स्टेप्स क्लियर। पेपर मैथमेटिक्स का है कि फिजिक्स का है? सर फिजिक्स का है, तो फिजिक्स उसको दिखाओ। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में यदि फिजिक्स लग रही है तो वहाँ साइड में एक कोष्टक बना के फिजिक्स को मेंशन कर दो कि सर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, या जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कैलकुलेशन में या किसी भी डेरिवेशन में आपने ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया, तो आप पोस्ट में लिख दो ओम्स लॉ। हिंदी में भी लिख सकते हो, ओम का नियम बी बराबर आई आर। ज़्यादा इसमें डेरिवेशन करने मत बैठ जाना, बी प्रोपोर्शनल टू आई आर, आर इज द कांस्टेंट। नो नो नो, टाइम नहीं है इतना। बट एक इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसको पता है कि ये रट के नहीं आया, इसको फिजिक्स आती है। कहीं आपने मान लीजिए डाइपोल मूवमेंट इस्तेमाल किया तो लिख दो P बराबर Q इंटू 2A। लेकिन ऐसा लिखने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि लास्ट में यहाँ लिख भी दो कि डाइपोल मूवमेंट, पूरा लिख दो डाइपोल मूवमेंट। हिंदी में लिख दिया द्विध्रुवागु, ठीक है? तो स्टेप्स आपको क्लियर करनी। हाँ सर मैं टाइम कम बचे तो स्टेप्स खा सकता हूँ क्या? मतलब थोड़ी सी स्टेप को स्किप कर सकता हूँ क्या? मैथमेटिक्स की कर सकते हो, कैलकुलेशन की कर सकते हो, कोशिश करो वो भी हो, लेकिन कर सकते हो मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की मत करना। फिजिक्स में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है अंडरलाइन की टर्म्स। ओके, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी एक्सप्लेनेशन में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो या तो लॉज को बताती हैं, जिसमें लॉ का नाम आता है, जैसे फेराडेस लॉ आ गया, जैसे रेक्टिफिकेशन आ गया, जैसे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? कुछ लॉज आते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स आते हैं, कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ अच्छा फॉर्मूला आता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यदि आप अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एग्जामिनर से कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो इस लाइन को पढ़ लें, ये इसका मतलब होता है। आप एग्जामिनर को भागते हुए रोक रहे हैं, सर प्लीज़ इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये भी लिखा है। आपने लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन सब इकट्ठा करके रख दिया, इसका मतलब एग्जामिनर उसको नहीं पढ़ पा रहा है, एग्जामिनर उससे इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, क्या? पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अंडरलाइन करने में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि हर दूसरी लाइन में अंडरलाइन है भाई साहब, हर दूसरी लाइन में अंडरलाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी पढ़ो सर, ये भी पढ़ो, तुरंत उसको छोड़ के भाग जाएगा वो। कि जिस स्टूडेंट को इस उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ये नहीं पता कि इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है,
इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, इस एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, तुम पूरा इंपॉर्टेंट बता दिए। तो ये एक नेगेटिविटी है, इससे बचना। पूरा अंडरलाइन नहीं करना, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करने से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन को पूरी अंडरलाइन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। हम तो कोशिश करेंगे आधी लाइन ही करो, क्योंकि उसमें की पॉइंट करना, पूरी डेफिनेशन अंडरलाइन नहीं होती है। उसको ये बताना होता है कि मैंने डेफिनेशन लिखी फैराडेज लॉ की, तो फैराडेज लॉ, दैट कॉल्ड इज फैराडेज लॉ, लिख दिया। इसको फैराडे के नियम कहते हैं। या फैराडे का पहला नियम ये है, जैसे मान लीजिए आप फैराडे के लॉ लिख रहे हो, तो फर्स्ट फैराडे लॉ लिखा आपने, तो उसके लिए अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट फैराडे लॉ लिखा आपने, तो उसके लिए अंडरलाइन कर दिया। पूरा बॉक्स मत बनाओ, केवल अंडरलाइन कर दो। लो सर, अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से लिखना चालू कर दो, पता चल गया फर्स्ट फैराडे लॉ लिखा है इसने। अब उसको वापस अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अंडरलाइन ज़्यादा भी नहीं करनी, और ऐसा ना हो कि करे ही नहीं, करना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, लॉजिकल फ्लो, मन में आ रहे जैसे लिख रहे हैं, कहीं इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कहीं डायग्राम बना रहे हैं, कहीं कोई लिंक नहीं बैठ रही, कभी कैलकुलेशन पहले अच्छी कर दी, बाद में हल्की कर दी, जो सोल्यूशन है उस पर कई बार बॉक्स बना दिए बीच बीच में, डेरिवेशन के बीच बीच में अपने हिसाब से डेफिनेशन घुसेड़ रहे हैं डेरिवेशन के बीच में। एक लॉजिकल फ्लो मतलब जैसे हम आपके सामने लेक्चर ले रहे हैं, हम इन सारी बातों को रिसर्च करके एक पेज पे नोट किए, ठीक है। अब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, लेकिन यदि हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ नोट करके नहीं लाएं, तो जिस फ्लो से, जिस स्टेप से हम समझा पा रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, कुछ ना कुछ बिगड़ेगी। या तो हम एक दो पॉइंट्स को भूलेंगे, या हम एक दो पॉइंट्स को रिपीट कर देंगे, या फिर हम इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंस है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी आंसर में लॉजिकल फ्लो होना जरूरी है, और लॉजिकल फ्लो हो इसका एक तरीका है, इसका एक रास्ता है, इसका एक मेथड है, जिसका नाम होता है ड्राफ्टिंग। क्या होता है? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है, इसका नेक्स्ट लेक्चर आप देख लेना, उसमें पता लग जाएगा ड्राफ्टिंग क्या है। पूरा एक लेक्चर लिया है, आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो हम बता देते हैं। वन सेकेंड। ड्राफ्टिंग ये एक ऐसी टूल है, एक ऐसा मेथड है ड्राफ्टिंग करना किसी भी आंसर की। इससे लॉजिकल फ्लो कभी नहीं बिगड़ता, इससे ये झंझट नहीं रहता कि मैं ये भूल गया, मेरे को ये लिखना चाहिए था, ये पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लॉजिकल फ्लो रखना, इसका क्या तरीका है, ड्राफ्टिंग, ये आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है नीट हैंड राइटिंग। देखो ये नीट वाला तो हम पढ़ रहे हैं, हैंड राइटिंग वाला हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं साइंस वाले जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। खुशी की बात यह है कि फिजिक्स में हैंड राइटिंग का यूज जो है वो 100 में से 20 या 30% ही होता है। 70% कंटेंट पे यदि दम है, कंटेंट में यदि बहुत पोटेंशियल है, ताकत है, तो फिर आपको मार्किंग की जाएगी। तो हैंड राइटिंग का डिनाई कर देना कि कोई रोल नहीं होता, वो भी गलत है। 10 से 20% एक्स्ट्रा मर नहीं मिलते, ध्यान रखना है। अच्छी हैंड राइटिंग का फायदा क्या है? मार्किंग इज नॉट फायदा। अच्छी हैंड राइटिंग का फायदा है कि एग्जामिनर उसके आंसर पर रुक जाता है, एग्जामिनर उसके आंसर को पढ़ने की कोशिश करता है, एग्जामिनर उसके अंडरलाइन किए गए पॉइंट्स और रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करता है। गंदी हैंड राइटिंग है तो उसको भागने की कोशिश रहती है, लेकिन यदि आपने लॉजिकल फ्लो के साथ, हेडिंग के साथ, डेरिवेशन के साथ, डायग्राम के साथ अपना काम किया है, तो वो रुकेगा। वो भी जानता है कि यार ये स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, वो भी जानता है कि राइटिंग खराब है तो क्या इसका पूरा फिजिक्स खराब है। वो आपके पक्ष में है, हमने पहले ही कहा, वो दुश्मन नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है। लेकिन आप भी तो एफर्ट्स मारो। आप 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लेना चाहते हैं, अगर ऐसे ले लोगे बिना मेहनत के, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत यहाँ पे क्या है, राइटिंग के केस में धीरे धीरे पेशेंस के साथ ड्राफ्टिंग करके लॉजिकल फ्लो के साथ आंसर लिखना। हैंड राइटिंग की बिल्कुल टेंशन नहीं करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो अब आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। और ध्यान रखना, यदि आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं फिजिक्स के अलावा, तो वो ये है, टेंशन हमेशा उस चीज़ की करो जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ से परे है, उसका तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे हैंड राइटिंग, जैसे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका काम एग्ज़ाम डेट तक अपने आप को तैयार करते रहना है। पर डे नई स्ट्रेटजी बनानी, पर डे नई रणनीति बनानी, पर डे नया काम करना, मेहनत करना, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, चलते रहने देना। बट शिकन नहीं आनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, अब से जो आपकी जो अब ज़िंदगी चल रही है उससे बुरा क्या होगा। गारंटी है क्या कि आप और हम बड़े यूट्यूबर या बड़ा टीचर बन के इस दुनिया से विदा होंगे? कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी ज़िंदगी स्ट्रगल में जाए और हम उसके लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी यदि उस आने वाले रिजल्ट को लेके स्टक हो गई है, चिपक गई है या उससे जुड़ गई है, तो हम इस यात्रा में एक भी पल खुश नहीं रह पाएंगे। हमारा टास्क ज़िंदगी को काटना नहीं है, हमारा टास्क फाइनल पॉइंट पर आके ही खुश रहना ऐसा नहीं है। हमारा कोशिश ये है
कि हम यात्रा में भी खुश रहेंगे और यात्रा के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी खुश रहेंगे। यात्रा यदि आपने खुद से ईमानदारी के साथ की है तो आपको उसका रिजल्ट मिलता भी है, नहीं भी मिलता तो वो अच्छे के लिए नहीं मिलता। इसलिए एक बात ध्यान रखें, खुद के साथ ईमानदार रहें, खुद से लगाव रखें, खुद से प्यार करें, वो बहुत ज़रूरी है। हम खुद को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तू पढ़ता नहीं है, तू गधा है, तेरी राइटिंग भी ख़राब है, तेरी फिजिक्स भी ख़राब है। हो सकता है पास्ट आपका अच्छा ना रहा हो सकता है आपने कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नीट IIT की तैयारी ना की हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड उतना ना रहा हो। ये सारी चीज़ें रहती हैं और ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन इनको आप ओवरकम करके आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं 2 बातें। पहली, जो आपके हाथ में नहीं है, हैंड राइटिंग, आपका रिजल्ट, आपका फाइनल सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू, उसका तनाव अभी नहीं लेना। आपको जो डेट मिली है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नीट पे। नीट का मतलब होता है हैंड राइटिंग भले ही गंदी है बट उसमें कटिंग नहीं है, बट उसमें ओवर राइटिंग नहीं है, बट उसमें काटा फांसी नहीं है। यदि आपने लिखवा लो, यदि आपने ओवर राइटिंग एक्स्ट्रा कर दी ज़रूरत से ज़्यादा, 1-2 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग की, आपने काटा फांसी की, आपने वो करने रगड़ देते ना पेन को, ऐसा किया तो आपके मार्क्स वहाँ तुरंत कट जाएंगे। गलती हो जाए पैनिक मत करना। यदि कुछ वर्ड्स की गलती है तो वो चल जाएगी। ये हम सीक्रेटली बता रहे हैं, बाहर मत बताना, क्योंकि ऐसा लगता है टीचर गलत सिखा रहा है। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा राइटिंग आ रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बीच में एक हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक, हल्का सा आर की जगह पी बन गया, हल्का सा मिस्टेक आ गया, ओवर राइटिंग करते हुए नजर आता है, रहने दो उसको, आगे चल जाओ। लेकिन बड़ा ब्लेंडर नहीं हो तो, बड़ा यदि मिस्टेक है तो उसको चेंज करना जरूरी है। और ये क्या तरीका होता है काटने का, ये व्हाट इज दिस, नीचे वाला पेज वगैरह हो गया, एक लाइन खींच दो और यहाँ उसका करेक्शन लिख दो, ठीक है तो। और लाइन भी बड़ा हल्का खींचो, लाइन भी ऐसा पकड़ के खींच दी, ऐसे रगड़ दी उसको। आप टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को वो आपको वही सिखाना है, तो यहाँ अच्छा परफॉर्म कीजिए। पहली चीज़ रिलैक्स रहिए। नेक्स्ट यूनिट, ये लो जी, फिजिक्स बिना यूनिट के इनकम्प्लीट है। जो भी स्टूडेंट खुला सुन लो, फॉर्मूले के लास्ट में, फिजिकल क्वांटिटी के लास्ट में, आंसर के लास्ट में, डेरिवेशन खत्म होने के बाद जो फाइनल आंसर आया उसके लास्ट में यूनिट्स नहीं लिख रहा है, डायमेंशंस नहीं लिख रहा है, तो मार्किंग हो कटेगी। लिख लो, कुछ भी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनर देखता है, फिजिक्स वाले देखता है कि यूनिट लिखी कि नहीं लिखी। यदि नहीं लिखी इसका मतलब ध्यान ही नहीं है भाई साहब का, ठीक है। अच्छा, ये कैसे नीट वाला कैसे असर ऐसा हो सकता है कि ओवर राइटिंग ना हो, ऐसा हो सकता है कि काटा फांसी हो ही नहीं। इसका एक तरीका है ड्राफ्टिंग, 1, 2 और यूनिट, इसका भी तरीका हम बताएंगे, ड्राफ्टिंग में ही आता है, ठीक है। फाइनल आंसर को बॉक्स में पैक करना जरूरी है। क्यों? जैसे हमने इस पर बॉक्स बनाया ना, तो आपका फोकस इससे हटके इस पर चला गया था, देखा ना आपने। हमने इसको बॉक्स बनाया, इसका मतलब इन सब से फोकस हटकर इस पर आ गया। इसका मतलब बॉक्स क्या करता है, फोकस क्रिएट करता है कि सर आप जिसको ढूंढ रहे थे वो हम ले आए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। यदि आंसर गलत हो जाता है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में ज़्यादा लोड नहीं लेना। ऐसा न्यूमेरिकल किया, सीधा ही फॉर्मूला लिखा आंसर, तो न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर गलत होते ही पूरा नंबर 0। लेकिन इस तरीके से लिखा, इंट्रोडक्शन गिवन, एक हल्की सी डेफिनेशन लिख दी, फिर कैलकुलेशन कर दी, आंसर गलत है तो आंसर यदि गलत है तो ऊपर वाले मार्किंग हो जाएगी। स्टेप मार्किंग होती है एक्चुअली, स्टेप बाय स्टेप। तो यदि आपने डेरिवेशन के लास्ट वाला पोर्शन गलत किया है तो वही नंबर करता है, ऊपर वालों में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हमने देखो ये सारे पॉइंट लिख दिए कि जो टीचर है वो कहाँ इरिटेट होता है, ये भी हमने मेंशन किया है। कहाँ इरिटेट होता है? पैराग्राफ का ढेर, भाई साहब, इंट्रोडक्शन, ये लो सर मैं दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, प्लैंक के बाद मेरा इनाम आता है। उसके बाद सर एजम्पशन, ये लो सर एजम्पशन लो सर आप, डेरिवेशन लो सर आप, ऐसे डेरिवेशन लिख दिया उसने वर्टिकली। उसके बाद डायग्राम, ये लो सर डायग्राम लो, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये लो सर फिजिकल सिग्निफिकेंस लो सर आप, ये लो। वहाँ बॉक्स नहीं दिखाई देते, यहाँ तो बॉक्स बना दे, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ। खुद परेशान हो रहे हो, हालांकि फिजिक्स में पैराग्राफ होते नहीं है, पर मान लो खुद परेशान होंगे, एग्जामिनर तो हो ही रहा है क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए पैराग्राफ नहीं लिखने तो क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। हमने देखना, हमने जितनी भी आंसर राइटिंग की है उन सब में क्या किया है, बुलेट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। 3 लाइन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन हो, डायग्राम के बारे में समझाना हो, डायग्राम के बारे में बताना हो, एजम्पशंस हो, इंट्रोडक्शन हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, कुछ भी हो, लाइनें आ गई तो वहाँ क्या जाएंगे, बुलेट पॉइंट्स। ये सीख लो,
पहला बुलेट पॉइंट ऐसे बनाना, या फिर ऐसे एरो बना सकते हो या ऐसे कर सकते हो, एज यू विश। हम ऐसे करते हैं, आप अपने हिसाब से, जैसे ऐसे किया, यहाँ एक लाइन लिख दी, फिर ऐसे किया, लेकिन होता यूँ है कि वहाँ पे ये पॉइंट दिखाई नहीं देते, इसलिए आप एरो बना देना, ऐसे करके यहाँ एक लाइन लिख दी, एरो करके यहाँ एक लाइन। तो स्टूडेंट इनको पढ़ता है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन लिखा बुलेट पॉइंट्स में, तो ये नहीं इसकी तुरंत बात चालू कर दी, हल्का सा गैप छोड़ देना, जिससे पता लग जाए कि इंट्रोडक्शन खत्म, अब नेक्स्ट पॉइंट चालू। दूसरी बात, मान लीजिए आपने जैसे इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तो इसके आगे से चालू कर देते हैं, फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है, तो इंट्रोडक्शन मिल जाता है। तो कोशिश करो कि ये इंट्रो लिखा है यहाँ पे और आपने अंडरलाइन किए, तो यहाँ से चालू करो ऐसे, तो इंट्रोडक्शन क्या अलग से दिखेगा। ऐसे आपको डायग्राम में करना है, ऐसे ही आपको एजम्पशंस में करना है, ऐसे ही आपको आगे काम करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, डायग्राम नहीं, डायग्राम गलत, डायग्राम गंदा, गंदा गंदा चल जाएगा, सॉरी, इसमें आर्ट नहीं करनी, गलत नहीं होना चाहिए, फिजिक्स में कोई डायग्राम अच्छा बुरा नहीं होता, गलत नहीं होना चाहिए। डायग्राम नहीं होगा तो मार्किंग कटेगी, यदि उसमें नीड था डायग्राम का, फॉर एग्जांपल डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, या आप सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, B बराबर म्यू नॉट NI मान लो, तो सोलेनोइड का डायग्राम नहीं बनाए और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। इवन एक बहुत राज की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी आंसर राइटिंग में आपके पास टाइम कम बचा है, आपको आंसर आता है, लेकिन अब आपका एक डिसीजन करना है कि मैं डायग्राम बनाऊं या फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखूं। आपको यदि डिसीजन करना है डायग्राम और एजम्पशंस के बीच में, आपको यदि डिसीजन करना है डायग्राम और इंट्रोडक्शन के बीच में, तो आपका झुकाव, आपका जो डिसीजन है वो डायग्राम की तरफ जाना चाहिए। डायग्राम दिखते ही आधी मार्क्स कंप्लीट। डायग्राम नहीं है तो दुनिया का कितना भी बड़ा फिजिक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना डायग्राम के काय का डेरिवेशन, बिना डायग्राम के काय की फिजिक्स। इसलिए डायग्राम को बहुत अच्छे से महत्व देना है। स्टेप स्किप मैथमेटिक्स की कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स की जैसे आपने स्टेप को स्किप्स कर दिया, 2 अंदर पता ही नहीं चल, लॉजिक ही नहीं लग रहा है, तो टीचर इरिटेट हो जाएगा। कैलकुलेशन मिक्स कर दिया आपने, देखो ऐसा है कई बार दो डेरिवेशंस भी मिला के दे देता है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल जो लाइन है उस पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक्सियल लाइन पे भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो उनको आराम से डिवाइड करना है। कैलकुलेशंस को यदि सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ रही है, ध्यान रखना। अब हम बताने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग किसी भी कैलकुलेशन को, न्यूमेरिकल में बड़ी कैलकुलेशन आ गई, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखना, हमने जो हैंड राइटिंग वाली आंसर राइटिंग की शीट दी है उसमें देखना, मान लीजिए अपन यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ हमने गिवन लिख दिया। यदि आपको इंट्रोडक्शन आता है तो बहुत अच्छा जरूर लिखना। फिर यहाँ आपने फॉर्मूला लिखा कि यूज फार्मूला, मैं ये फार्मूला यूज करूँगा, और उस फार्मूले में जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ लिए हैं, एफ, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। देन कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन की, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई 2.963 × 3.29 इस तरीके से। तो इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए पीछे मत भागो, एग्जामिनर को पता लगना दो आप कैलकुलेशन करते हैं। ये बीच में चलता रहता है, साइड में जगह खाली रहती है, यहाँ उसकी हल्की सी कैलकुलेशन कर देना कि ये 2.2 मल्टीप्लाई ये, और स्पष्ट कैलकुलेशन करना, वो काट के बताना, उसको लिख देना रफ वर्क, झंझट ही करता। तो उसको क्या पता लग जाएगा कि स्टूडेंट ने मेहनत की है, सॉल्व किया, रटा नहीं है, या गलत सलत मत करना, यहाँ आराम से सॉल्व करना। कभी कभार क्या करते हैं यार, एग्जामिनर सोचेगा, हालांकि रफ पेपर आएगा आपके लिए, रफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रफ पेपर चलो इसमें आ रहा है क्योंकि MCQ पार्ट है, UPSC वगैरह में कहाँ MCQ वाला पार्ट आता है, तो वहाँ आप साइड में कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट देखो, गंदी राइटिंग। गंदी राइटिंग का मतलब लॉजिकल फ्लो, साफ सुथरा, दूर दूर, हेडिंग के साथ नहीं है तो वो गंदा है। राइटिंग, हैंड राइटिंग का कोई मसला नहीं है। कटिंग बहुत है, नंबर नहीं मिलेंगे, खुला सुन लो। कटिंग होते ही, ओवर राइटिंग होते ही एग्जामिनर को ये बात समझ आ जाती है कि ये स्टेबल माइंड वाला नहीं है, इसने लिखने से पहले ड्राफ्टिंग नहीं की है, इसके कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न वाला है, ये कंफ्यूज हो रहा है कि क्या लिखूं क्या छोड़ूं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर टीचर नहीं है। तो कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। फॉर्मूला के बिना डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिना कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आ गया और कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो कोई भी मतलब नहीं है उस कैलकुलेशन का। तो एक बार फॉर्मूला लिख दो अच्छे से, फिर लिखो नीचे कैलकुलेशन। और भी जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई लॉ इस्तेमाल हुआ है तो लॉ के बारे में जरूर लिखें, उनका फॉर्मूला लिखें, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करें। अंडरलाइन एक्स्ट्रा करोगे तो भी परेशान हो जाओगे। रैंडम बातें लिखने से बचें। नौकरी का लालच सबको होता है, जहन में इस समय आपके बहुत डर होगा, इस समय आप बहुत प्रेशर में होंगे, पैनिक सिचुएशन भी हो रही होगी कि अब क्या होगा,
बट हमने पहले का जो आपके हाथ में उस पर फोकस करें। तो इस पैनिक सिचुएशन में, इस डर में, इस लालच में हम कभी कभार अपने आंसर को अच्छे से अच्छा बताने के लिए कुछ ऐसी बातें भी लिख देते हैं जो वहाँ उस केस में रिलेवेंट नहीं है। फिजिक्स की अच्छी बात यह है कि फिजिक्स एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब फालतू की बातें नहीं लिख सकते, अपना कोई नया लॉ नहीं लिख सकते, अपने बारे में कुछ नहीं लिख सकते, या किसी दूसरे टॉपिक का भी इसमें नहीं लिख सकते। तो ये सारी रैंडम बातें, फालतू की बातें होती हैं। यदि इंट्रोडक्शन 1 लाइन का तो 1 लाइन लिखें, 2 लाइन मत लिखें, टाइम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रैंडम बातें लिखने से बचें। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनर साइकोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जिस आंसर में उसे सोचना पड़े, खोजना पड़े तो मार्किंग कम हो जाएगी। हमने कहा ना कि यदि आपको आंसर आपने लिखा है और उस आंसर को पढ़ने में उसको मेहनत लग रही है, या उसको रिजल्ट खोजना पड़ रहा है, यदि उसको कैलकुलेशन खोजनी पड़ रही है, यदि उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस खोजना पड़ रहा है, यूनिट्स देखनी पड़ रही है कि यूनिट्स लिखी कि नहीं लिखी, इसका मतलब समझ जाइए नंबर कम हो गए। इसलिए साफ सुथरा दूर दूर लिखें। हम लिख के भी बताएंगे आपको। जिस आंसर में लिख के बता दिया एक्चुअली, आप देख लेना। जिस आंसर में साफ साफ दिखेगा मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे। एग्जामिनर क्लैरिटी को मार्क्स देता है, लेंथ को नहीं। आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, कोई लेना देना नहीं है जब तक उस पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ को पसंद कर लेगा यदि अपने बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग में लिखा है तो। मैथ्स नहीं, फिजिक्स दिखाओ। ये जो लाइन है, ये यूपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी लाइन है कि हम पहले क्या करते थे कि कैलकुलेशन लंबी करने में विश्वास रखते थे, जबकि वो फिजिक्स पूछता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिजिक्स की स्टेप स्किप नहीं होनी चाहिए। चाहो तो मैथमेटिक्स की स्टेप को स्किप कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशंस को स्किप कर सकते हो। कोशिश तो करो ना हो, बट टाइम कम है तो कर सकते हो। एग्जामिनर को ज़्यादा लिखा दिखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लिखो। जैसे होता ही है, पैराग्राफ को लिखोगे विदाउट हेडिंग, विदाउट पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, विदाउट बुलेट पॉइंट्स लिखोगे ना, तो जो आंसर है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसको आंसर बड़ा दिखना चाहिए। अच्छा इसने ये भी लिखा है, ओके, अच्छा इसने ये भी लिखा है। तो एक पॉइंट को पढ़ने के बाद ये रियलाइज हो, अच्छा अब नया आ गया, अब नया आ गया, अब नया आ गया। तो उसके बाद जितनी सारी चीज़ें आती जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 5-6 बहुत है, बट जितना आपको बड़ा बड़ा सा दिखेगा वो हेडिंग्स के साथ, पार्ट्स, इसका मतलब ये है कि पार्ट्स और हेडिंग में उसको डिवाइड कर लें, बांट लें। तो और भी शायद कुछ हमने लिखा है, 1-2 पॉइंट और हैं। एग्जामिनर एक्स्ट्रा की तलाश करता रहता है। जैसे मार्किंग कैसे होती है, इस बात को और समझ लें। मान लीजिए ये तय समझ लें, एक नोट लगा के लिख रहे हैं। नोट तो क्या कहें, एक्सपीरियंस अब तक का जो एनालिसिस, जो रिसर्च है वो ये है कि एग्जामिनर, चाहे आप उस आंसर राइटिंग करते वक्त भगवान क्यों ना बन जाएं, दुनिया का सबसे बेहतर आंसर क्यों ना लिख दें, 70 to 75% मार्क्स ही मैक्सिमम मिलेंगे। किसी भी आंसर में मैक्सिमम मार्क्स 3 होंगे 4 में से। हम तो सोच रहे हैं 2.5 होंगे। मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम यदि किसी ने साधारण बिल्कुल लिखा है और गप सप करके लिख दिया तो 1 सवा नंबर मिलेगा। हो सकता है 2 भी मिल जाए, हो सकता है 1.25 भी मिल जाए। आप कहेंगे सर जो अच्छा लिख रहा है उसको 2.5 नंबर, और जो गंदा लिख रहा है उसको 2 नंबर। अच्छा जी, कितने क्वेश्चन है सर, 15 के आधे से मल्टीप्लाई करो, 7.5 नंबर ज़्यादा, सारी कट ऑफ इसी में आ जाएगी। कट ऑफ में इतना वेरिएशन थोड़ी होता है, जनरल किसी भी एक कैटेगरी कट ऑफ देखोगे तो इतना वेरिएशन मिलता है। तो साधारण लिखा है तो 1.5 नंबर से ऊपर देगा ही नहीं। आप क्या रहे हैं 2.5, 1 नंबर एक्स्ट्रा, इसका मतलब 15 नंबर एक्स्ट्रा। तो सीधी सी बात यह है कि ये तय है कि आप अच्छी राइटिंग लिखोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, अच्छी राइटिंग नहीं लिखी ना तो आपको 50% से ऊपर नंबर मिलने वाले ही नहीं है। इसलिए हमको ये बताना नहीं था एक बार, बट इसलिए बता देते हैं कि जब आप कैलकुलेशन करो, ये नहीं कि मैं पूरा लिख के आऊँ मेरे तो 4 में से 4 वो नंबर काटता है। इसका रीज़न है, उसका ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न सुन लें। कि एग्जाम में पागल नहीं, उससे कहा नहीं होता कि भाई तू 75% नंबर ही रखना। उसका रीज़न ये होता है, उसने पहली कॉपी चेक की, ठीक है, उसको लगता है कि यार हो सकता है अगले वाले ने ज़्यादा अच्छा किया हो, क्योंकि नौकरी का पेपर ये परसेंटेज का थोड़ी है। चल तू भी 90 बना ले यार, तू भी 98, चल तू 100 बढ़ा। ये नौकरी का पेपर है, किसी एक को देनी, किसी 2 को देनी, 198 को देनी। उसने पहली कॉपी चेक की, उसको लगता है कि नहीं यार हो सकता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन होती है और क्या एक्स्ट्रा है, बट वो कोशिश करता है। माने किसी न्यूमेरिकल लिखा, साफ सुथरा आंसर आ गया और उसको नंबर दे दिया उसने 4 में से 2। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करेगा, हो सकता है किसी ने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हो, इंट्रोडक्शन लिखा हो, उसको कितना देगा। हो सकता है कि किसी ने न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन के साथ साथ, इंट्रोडक्शन के साथ साथ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिख दिया हो, 2.5। हो सकता है किसी ने डायग्राम भी बना दिया हो, 3। ये लो, इसलिए वो अच्छे आंसर की तलाश में हमेशा रहता है, इसलिए उसकी मार्किंग मैक्सिमम 2.5-3 रहती है।
क्योंकि हो सकता है इससे ज़्यादा ताकतवर कोई और मिल जाए तो उसको सवा 3 देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए उसने यहीं 4 टिका दिए तो आगे के 4.5 देगा वो, और मान लीजिए सारे स्टूडेंट ने ऐसा ही लिख दिया तो 4 में से 4 नंबर लेने वाले 500 लोग हो गए तो नौकरी उसको मिलेगी। ये मेथड काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल में एक जैसी कैलकुलेशन देखता देखता इंसान परेशान हो जाता है, इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह लिखें, और इसकी PDF अपलोड कर दी गई है। आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, NCERT वगैरह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ तो अच्छी बात है। आपको सारे टॉपिक वाइज फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और लॉज सारे लिख के दे दिए अलग अलग PDF में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये शायद हमारा एग्जामिनर माइंडसेट को लेके एक लेक्चर हो गया। आपको बातें समझ आई होंगी और आपको ये बात क्लियर हो गई है कि एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है, उसको राजी करना है। आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आंसर राइटिंग स्किल्स में खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।